हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कविता आत्मकथ्य। एक बार प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका में आत्मकथा नाम से एक विशेष भाग निकलना तय हुआ था, जिसके लिए जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे निवेदन किया कि वे भी हंस पत्रिका में अपनी एक आत्मकथा लिखें। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी इस बात से सहमत नहीं थे। वे अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे, क्योंकि कवि अपनों की और अपने धोखेबाज मित्रों की असलियत दुनिया के सामने लाकर उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे, और साथ ही वह अपने निजी पलों को भी दुनिया के सामने नहीं रखना चाहते थे। कवि के इस असहमति के तर्क से जो कविता बनी, उसे कवि ने नाम दिया आत्मकथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कवि द्वारा लिखी गई कविता आत्मकथ्य। कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को भौरे के समान बताया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार एक भौरा फूलों के आसपास गुंजार करते हुए मंडराता रहता है, ठीक उसी प्रकार आज कवि का मन रूपी भंवरा भी अतीत की यादों में यानी पुरानी यादों के आसपास गुनगुनाकर गुंजार करते हुए ना जाने अपनी कौन सी कहानी कहना चाह रहा है। आगे कवि कहते हैं कि एक समय था जब उनका जीवन रूपी वृक्ष कभी सुख और आनंद रूपी पत्तियों से हरा भरा था, यानी पहले उनका जीवन सुखी और खुशहाल था। लेकिन अब उनके जीवन में निराशा और दुख के सिवा कुछ नहीं है। उनके सुखी जीवन की वो हरी भरी पत्तियां अब एक एक करके मुरझाकर गिर रही है। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि इस अनंत नीले आकाश के नीचे न जाने कितने महान पुरुषों यानी लेखकों के जीवन का इतिहास उनकी आत्मकथा के रूप में मौजूद है। उनके कहने का ये अर्थ है कि इस विशाल हिंदी साहित्य में न जाने कितने लेखकों ने अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी हर घटना, हर सुख दुख को लिखा है। उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे वह खुद ही अपना मजाक बनवाते हैं। उनके कहने का ये अर्थ है कि लोग इन महान लेखकों की आत्मकथा को पढ़कर उनकी कमियों का मजाक बनाते हैं। कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे की दुर्बलताओं और कमजोरियों का मजाक बनाने में लगा है। ऐसे में तुम मुझसे कहते हो कि मैं भी अपनी आत्मकथा लिखूं और मेरे जीवन में जो भी कमियां हैं, जो भी मेरे साथ घटित हुआ है, उसे सबके सामने कह डालूं। कवि अपने मित्रों से पूछते हैं कि क्या तुम मेरी कहानी को सुन पाओगे? मेरा जीवन रूपी घड़ा एकदम खाली है, जिसमें कोई भाव नहीं है। कवि अपने मित्रों को समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी तो वो उसमें कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं जिसे पढ़कर कहीं कोई ऐसा न समझे कि उनके जीवन में जो सुख, खुशियों और आनंद रूपी रस थे, वो उन सभी ने ही खाली किए हैं और कवि का जीवन दुखों से भर दिया। यानी वो अपने जीवन के दुखों का कारण किसी और को मानते हैं, लेकिन ऐसा वो अपनी आत्मकथा को लिखकर बताना नहीं चाहते। इसीलिए वो अपनी आत्मकथा को लिखने से बचना चाहते हैं। दूसरे काव्यांश में कवि अपनी आत्मकथा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे सरलते, मैं तुझे लिखकर तेरा मजाक कैसे बनाऊं। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वभाव जितना सरल होता है, उसी लोग उतना ही ज्यादा धोखा देते हैं। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरे ही मित्र मुझे आत्मकथा लिखने को कह रहे हैं, क्योंकि सरल मन वाले की हंसी मैं कैसे उड़ाऊं। कवि कहते हैं कि अभी तक वो स्वयं ही दूसरों के स्वभाव को समझ नहीं पाए। उनके सरल स्वभाव के कारण जीवन में उनसे जो भी गलतियां हुई हैं, कुछ लोगों ने जो उन्हें धोखे दिए या उनके साथ जो भी छल किए, उन सभी के बारे में लिखकर वो अपना और उन सभी लोगों का मजाक नहीं बनाना चाहते। कवि के कहने का ये अर्थ है कि उनके अपनों और उनके मित्रों ने जो भी उनके साथ छल किया है, वो उनकी असलियत दुनिया के सामने लाकर उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहते। इसीलिए भी वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। कवि अपनी पत्नी या प्रेमिका के साथ बिताए गए मधुर पलों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि चांदनी रातों में उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ एकांत में खिलखिलाकर हंसते हुए, उससे प्यार भरी मीठी बातें करते हुए जो समय बिताया था, वही मधुर स्मृतियां ही तो अब उनके जीवन जीने का एकमात्र सहारा है। यानी उसकी यादों के सहारे ही अब वो अपने जीवन को काट रहे हैं।
कवि अपने उन आनंद भरे पलों की बातों को किसी दूसरे के साथ बांटना नहीं चाहते, इसीलिए वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि उन्हें जीवन में वो सुख मिला ही कहाँ, जिसका वो सपना देख रहे थे। यानी अपनी प्रेमिका या पत्नी के साथ सुखमय जीवन बिताने का जो सपना कवि देख रहे थे, वो पूरा नहीं हो सका। कवि को ये सब एक सपने के समान लगता है। उन्हें लगता है कि जिस सुख की कल्पना वो कर रहे थे, वो सुख उनकी बाहों में आने से पहले ही अचानक उन्हें धोखा देकर चला गया। कवि के कहने का ये अर्थ है कि उनकी पत्नी या प्रेमिका के साथ उनका सुखपूर्वक जीवन जीने की जो चाह थी, किसी कारणवश वो उनकी प्रेमिका के दूर हो जाने के साथ ही अधूरी रह गई और उनका सारा जीवन दुखों से भर गया। तो चलिए पढ़ते हैं तीसरी काव्यार्थ का अर्थ। कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता की तुलना सुबह से करते हुए कहते हैं कि उसके लाल गालों को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसके लाल गालों की मदहोश कर देने वाली सुंदर छाया में प्रेम बिखेरती हुई सुबह सुहागन की तरह निकल रही हो। उनके कहने का ये अर्थ है कि कवि को ऐसा लगता था कि जैसे सुबह भी अपनी लालिमा उसी के लाल गालों से लिया करती थी। कवि कहते हैं कि आज उसी की यादों का सहारा लेकर वो अपने जीवन के रास्ते की थकान को दूर करते हैं। यानी उनकी प्रेमिका की यादें ही उनकी थके हुए जीवन का सहारा बनी है और इन यादों को वो अपने दिल में समेट कर रखना चाहते हैं, किसी के साथ बांटना नहीं चाहते। कवि अपने मित्रों से पूछते हैं कि मुझसे मेरी आत्मकथा लिखवाकर मेरे अंतर मन रूपी गुदड़ी की सिलाई को उधेड़ कर उसके भीतर तुम क्या देखना चाहते हो। मेरा ये जीवन तो बहुत छोटा है, उसकी बड़ी बड़ी कहानियां मैं कैसे लिखूं। कवि को ये लगता है कि अभी तक उन्होंने अपने जीवन में ऐसी कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है जिसे वो सबको सुना सकें। वो कहते हैं कि इससे तो अच्छा है कि वो चुप रहकर शांति के साथ दूसरे लोगों की कहानियों यानी आत्मकथाओं को सुने, क्योंकि उनकी आत्मकथा को सुनकर किसी को भी कोई प्रेरणा या खुशी नहीं प्राप्त होगी। कवि कहते हैं कि अभी उनकी आत्मकथा लिखने का सही समय नहीं आया है। अभी उनका दुख शांत है और थककर सोया हुआ है। कवि अपने दुखद क्षणों को भूलना चाहते हैं और इस समय वह अपने अतीत को कुछ समय के लिए भूले हुए हैं। इसीलिए वो अपनी आत्मकथा लिखकर अपने दुखद अतीत को कुरेदकर फिर से दुखी नहीं होना चाहते। इसीलिए वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं।